वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अब हम नेक्स्ट और लास्ट मेथड सीखने जा रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। एक्चुअली कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड के भी दो मेथड हैं। लास्ट मेथड के अंदर दो मेथड हैं, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आप इस बात को खाली ध्यान से समझ लीजिए, किन दोनों मेथड से कोई भी एग्जाम्पल हो उनका आंसर सेम आएगा। इस सेशन में तो मैं आपको ये मेथड ही खाली सिखाऊंगा, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये मेथड सिखाऊंगा और उसके बाद इस सेशन में जो ये मेथड सिखाने के बाद इसका एग्जाम्पल करूंगा, वो एग्जाम्पल इस मेथड से भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि आंसर सेम आ रहा है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले तो हम इसको समझे कि ये है क्या। देखो, किसी भी बिजनेस के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड होता है, वी कॉल इट कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो आपको क्वेश्चन में वो दिया जाएगा, रियल लाइफ में एनीवन नोज कि व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मी। कल मैंने आपको बोर्ड पे समझाया भी था, बैलेंस शीट इक्वेशन को आप याद करेंगे, एसेट्स दे आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, व्हाट यू कॉल C plus L is equal to A. In other words, assets में से अगर मैं liabilities माइनस कर दूं तो कैपिटल आएगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी के बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख, लायबिलिटीज है 20,000, एसेट्स टोटल 120 होगी, बिकॉज बैलेंस शीट ऑलवेज टैली। 120 में से आप 20,000 माइनस करोगे तो 1 लाख आएगा। तो 1 लाख क्या है? द अमाउंट इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये चीज़ ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मैं अभी आपको ये मेथड समझाने जा रहा था कि नंबर 1, कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ है तो एसेट्स और लायबिलिटीज दे देंगे। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करने से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। देन नंबर 2, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये भी मैंने आपको कल बताया था कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस एंड रिस्क इन्वॉल्व। तो सपोज रिस्की बिजनेस है तो नेचुरली उसमें रिटर्न ज़्यादा होगा, स्किल रिक्वायर्ड, अगर ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होगी तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड और उसके बाद आपको क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ होगा। अब हमें एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। ये दोनों इंफॉर्मेशन थी, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया तो खाली वो गिनना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ आता है। रियल लाइफ में मैंने आपको कहा कि जिस भी बिजनेस में रिस्क ज़्यादा हो, ज़्यादा स्किल की ज़रूरत हो, वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न हमेशा ज़्यादा रहता है। एवरेज प्रॉफिट, अगर कोई ट्रेंड हो तो आप यहाँ पे वेटेड एवरेज के हिसाब से गिनेंगे, और अगर ट्रेंड नहीं है, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है, तो आप सिंपल एवरेज निकालेंगे। मेन इसका एक्सप्लेनेशन इसके बाद स्टार्ट हो रहा है। मैं एक इमेजिनरी फिगर से आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि सपोज किसी के बिजनेस में एवरेज प्रॉफिट ₹2 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो नंबर 4, लुकिंग टू प्रॉफिट व्हाट शुड बी द कैपिटल, वो ढूंढा जाएगा।
अब आप कहेंगे सर व्हाट शुड बी द कैपिटल मतलब क्या? बड़ा यही फिगर्स में यूज़ करके पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सपोज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो किसी ने अगर बिजनेस में 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो उसका 10% नॉर्मली प्रॉफिट 50,000 होना चाहिए, बराबर। कल हमने सुपर प्रॉफिट में भी यही देखा था कि प्रॉफिट इतना होना चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा है तो सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके मैंने ये प्रॉफिट ढूंढा। अब उल्टा बोलूँगा कि 10 रुपये प्रॉफिट पाने के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड होनी चाहिए 100, तो 50,000 रुपीज़ पाने के लिए कैपिटल कितनी होनी चाहिए? सो 50,000 इंटू 100 अपॉन 10, द कैपिटल शुड बी 5 lakh. It is technically called capitalized profit. That means looking to profit, what should be the capital? अभी मैंने जो फिगर्स लिए हैं ये मैंने एक अलग लिया था, अब इन फिगर्स को मैं ले रहा हूं। एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है, रिटर्न 10% है, तो इसकी कैपिटल होनी चाहिए 20 लाख। 10 रुपये पाने के लिए इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 100, तो नहीं चली 2 लाख रुपीस पाने के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए? सो 2 लाख इंटू 100 अपॉन 10, 20 लाख। दिस इज कॉल्ड capitalized profit. It is rupees 20 lakh. मुझे लगता है अभी भी अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मैं दूसरे एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। बेटा अपने 5th स्टैंडर्ड में मैथ्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा था। सपोज मैं आपको ऐसे कहूँ कि 30 रुपीज़ के 6 एप्पल्स मिल रहे हैं, तो 45 रुपीज़ में कितने एप्पल्स मिलेंगे? तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और इससे डिवाइड किया जाता है। 45 इंटू 6 अपॉन 30, 1 6 5 6 9 5। अगर 30 रुपीज़ में 6 एप्पल्स मिल रहे हैं तो 45 रुपीज़ में 9 एप्पल्स मिलने चाहिए। अब यही एग्जाम्पल मैं दूसरी बार आपको दूं, लेकिन उल्टा दे रहा हूं कि 6 एप्पल्स मुझे मिल रहे हैं 30 रुपीज़ में, तो 9 एप्पल्स कितने रुपए में मिलेंगे? तो नेचुरली आंसर 45 रुपीज़ आएगा। लेट अस चेक। 9 इंटू 30 अपॉन 6, 1 6 5 6 30, 5 9 45। अगर आपको रुपीज़ दिया हुआ था तो आपने नंबर ऑफ एप्पल्स ढूंढ लिए, नंबर ऑफ एप्पल्स दिए हुए हैं तो रुपीज़ ढूंढ लिया। तो आज तक क्या होता था, कैपिटल एम्प्लॉयड हम देते थे, कितना प्रॉफिट होना चाहिए वो हम ढूंढ रहे थे, व्हाट यू कॉल्ड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आज उल्टा, लुकिंग टू प्रॉफिट व्हाट शुड बी द कैपिटल। आई एम श्योर आपके माइंड में ये चीज़ बिल्कुल अब क्लियर होगी। मैं ये एग्जाम्पल रब कर रहा हूँ, ये इन दोनों को आप प्लीज़ मिक्स मत कीजिएगा। मैंने खाली एक कंसेप्ट समझाया कि अगर रुपीज़ दिया हुआ हो तो एप्पल्स ढूंढ सकते हैं, एप्पल्स दिए हो तो रुपीज़ ढूंढ सकते हैं। सेम कैपिटल दी हुई हो तो प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं, प्रॉफिट दिया हुआ हो तो कैपिटल ढूंढ सकते हैं। तो कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 20 लाख रुपीज़। अब ये मेथड कंप्लीट नहीं हुआ है। अब एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस के अंदर लेट अस से 16 लाख रुपीज़ है। मैं वापस यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इस बिजनेसमैन का एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़ है, तो उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है कैपिटलाइज प्रॉफिट। ऑफ कोर्स इसके लिए बुक में एक फार्मूला दी हुई है। मैंने जैसे लास्ट पीरियड में भी आपको कहा था, हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे, मैं बिल्कुल सिंपल लॉजिकल वे में समझा रहा हूँ कि 10 रुपये पाने के लिए इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 100,
2 लाख रुपीस पाने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? इसको अगर आप एग्जाम के दिन पे ये भूल गए हो तो एक सिंपल मेथड सिखा रहा हूँ। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप सबको आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 लाख इंटू 100 अपॉन 10। तो आप खुद फार्मूला डेवलप कर सकते हो। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट एवरेज प्रॉफिट। 10 के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो बेटा कैपिटलाइज प्रॉफिट की फार्मूला मैंने डेवलप करना आपको सिखा दिया। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। नाउ यू नो परसेंटेज। परसेंटेज के साइन को रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। ये बेसिक मैथ्स आपको आता ही होगा। सो इट इज 10 अपॉन 100। डिनोमिनेटर में अपॉन 100 हो तो 100 ऊपर आ गया, लेकिन वो हो गई फार्मूला। सिंपल लॉजिक से समझिए कि 10 रुपये प्रॉफिट पाने के लिए 100 कैपिटल होनी चाहिए, तो 2 लाख के लिए कितना? यही बात हुई, 20 लाख। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कि सपोज इस बिजनेसमैन की कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख रुपीज है। कैपिटलाइज प्रॉफिट 20 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड इट इज 16 लाख। सो द डिफरेंस 4 लाख इट इज गुडविल। मैं 5 स्टेप रिपीट करूंगा, लेकिन ये गुडविल क्यों कहा गया ये बताना भी बाकी है। बेटा सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड सुपर प्रॉफिट में हम सीख चुके हैं। टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, अब थोड़ा केयरफुल रहना। सुपर प्रॉफिट के टाइम पे आपने इमीडिएटली एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढना था, यहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये ध्यान रखिए, इस मेथड में आपको कभी भी नंबर ऑफ ईयर्स नहीं देंगे। फर्स्ट मेथड गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स थे कि गुडविल इज 2 ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज में भी गुडविल इज 3 ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट में भी ऐसा ही था कि गुडविल इज 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर्स थे। इस मेथड में कभी भी नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होंगे। अब ये एक्सप्लेनेशन देनी बाकी है, तब तक फिर से एक बार मैं आपके सामने स्टेप्स रिपीट कर लूं तो आपको पूरे का पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझ में आ जाए। फिर लॉजिक भी बात कर रहे हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये दोनों लिखे इसलिए हैं क्योंकि उसका यहां पे जाके यूज होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की जरूरत यहां पे पड़ी थी कि कैपिटलाइज प्रॉफिट इट वाज, इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ी थी अभी देख लीजिए। यहाँ पे मैंने पूरी फार्मूला नहीं लिखी है। नेक्स्ट एग्जांपल जब बोर्ड पे करूँगा, आपके हाथ में पैम्फलेट है, तो उस टाइम पे पूरी फार्मूला भी लिखूंगा कि कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो इसकी ज़रूरत इस स्टेज पे पड़ेगी, यहाँ पे और कुछ भी नहीं। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट आप ढूंढेंगे। आपको लास्ट 3 साल 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो तो वेटेड एवरेज ढूंढेंगे। ट्रेंड नहीं है तो आप सिंपल एवरेज ढूंढेंगे। उसके बेस पे आप ये फार्मूला यूज़ करते हुए कैपिटलाइज प्रॉफिट ढूंढेंगे। अब इसको आप कंपेयर करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। अब लास्ट स्टेप पे हूँ मैं, किसके साथ ये कंपेयर करने का लॉजिक क्या हुआ। नो बेसिक थिंग पे आ रहे हैं। बड़ा बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट होता है इट बिलोंग्स टू ओनर। रियल में हम जो करते हैं कि सपोज हम कोई एसेट सेल करें और प्रॉफिट हो, 8 लाख की बिल्डिंग मैं 9 लाख में सेल करूं तो प्रॉफिट हुआ। लेकिन कई बार हम लोगों को एसेट की रीवैल्यूएशन करनी पड़ती है। उसका रीज़न मैंने आपको कहा, चैप्टर नंबर 4 में थोड़ा डिस्कस करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के टाइम पे भी कि रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं, कि बिल्डिंग 8 लाख की वैल्यू बढ़ के 9 लाख हो गई। बी केयरफुल, मैंने बिल्डिंग सेल नहीं की है, रिवैल्यूएशन। नाउ आई वांट टू शो दिस वैल्यू इन द बुक्स। तो अगर मैं बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दूं, बेटा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, खाली बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी नहीं और कुछ भी होगा तो ही बैलेंस शीट टैली होगी। एक्चुअली इट इज द
प्रॉफिट, कोई भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो इट इज़ अ प्रॉफिट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो तो इट इज़ अ लॉस। तो चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई नो मैं आपको चैप्टर 4 नहीं सिखा रहा हूँ, इसका लॉजिक समझाने के लिए वो बैकग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नेचुरली वो ट्रांसफर होगा ओनर की कैपिटल में। आई रिपीट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख, 8 लाख ऑलरेडी बुक्स में थी, 9 लाख करने के लिए मैंने बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख किया तो बिल्डिंग 9 लाख हो गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ नेक्स्ट, कोई भी प्रॉफिट या लॉस 11 में आप जानते हो कि P&L अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी एक टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। उसका प्रॉफिट या लॉस ओनर को ही मिलेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ जाएगी, बैलेंस शीट ऑटोमेटिक फिर से टैली हो जाएगी। इधर बिल्डिंग में 1 लाख बढ़ जाएंगे, इधर कैपिटल में 1 लाख बढ़ जाएंगे, बैलेंस शीट विल टैली। तो बेटा जैसे बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन की सेम गुडविल, अगर गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हुई तो गुडविल एट प्रेजेंट बुक्स में है ही नहीं। ध्यान से एक चीज समझना, गुडविल का चैप्टर अलग रखा जाता है 12th में, CA लेवल पे भी है। तो ऐसा क्यों? ये एक पिकुलर टाइप की एसेट है बेटा, दूसरी एसेट नॉर्मली परचेज की जाती है। गुडविल कैन बी डेवलप्ड विथ ओन एफर्ट्स। मेरे पैम्फलेट में आपको मैंने 2 लाइन लिख के दी हुई है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 सेज गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स व्हेन सम कंसिडरेशन इज पेड। सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि जब मैं गुडविल के पैसे दूंगा तो गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। कंसिडरेशन मतलब मैं किसी से कोई चीज़ लूँ बदले में पैसे दूँ, इट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो प्राइस। गुडविल परचेज की मतलब रनिंग बिजनेस परचेज किया और गुडविल की पेमेंट की तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। लेकिन गुडविल हम डेवलप करते हैं, मतलब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने अपने ऑनेस्टी से मैंने चीज़ें अच्छी ढंग से सेल की, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दी, रीजनेबल प्राइस पे गुड्स देता रहा, धीमे धीमे मेरी रेपुटेशन डेवलप होती गई, मेरी मार्केट में रेपुटेशन बढ़ती गई, मतलब गुडविल बढ़ती गई। नाउ बी केयरफुल, आई नॉट मेड पेमेंट टू एनीवन, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मेरी मार्केट में गुडविल है, बुक्स में दिखाई नहीं देगी। अब मैंने गुडविल की वैल्यूएशन की है तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं पे इसका यूज़ होगा। वो यूज़ मैंने आपको कहा न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे होगा, रिटायरमेंट के टाइम पे होगा, रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे होगा। तो बेटा जैसे ही यहाँ पे गुडविल बढ़ेगा तो यहाँ पे कैपिटल भी बढ़ेगी। अब मैं इस लॉजिक पे आ रहा हूँ। अपेरेंटली यहाँ पे कैपिटल दिखाई दे रही है 16 लाख, इट इज़ व्हाट यू कॉल कैपिटल एम्प्लॉयड, बट लुकिंग टू द प्रॉफिट my capital employed is 20 lakh, 4 lakh is not visible, it is not recorded। जैसे ही मैं यहाँ पे गुडविल रिकॉर्ड करूंगा ना तो ऑटोमेटिकली सामने गुडविल कैपिटल बढ़ के 20 हो जाएगी। तो जो कैपिटल दिखाई दे रही है और एक्चुअली प्रॉफिट को देखते हुए जो कैपिटल होनी चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअली हिडन कैपिटल है। हिडन कैपिटल मतलब गुडविल। वो जैसे ही एसेट यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा तो जो कैपिटल अभी दिखाई नहीं दे रही है वो बुक्स में दिखाई देगी। उसके बारे में हम डिटेल में आगे चलकर डिस्कशन करेंगे ही कि कैपिटल कब बुक्स में दिखाई जाएगी, कब नहीं दिखाई जाएगी, वो सब चीज़ें होगी। लेकिन एट प्रेजेंट मैं आपको फिर से ऐसे नहीं कहूँगा कि दिस इज अ रूल कि दिस इज व्हाट यू कॉल कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू गुडविल। ऑफ कोर्स ये फार्मूला है, लेकिन फार्मूला का मैंने लॉजिक आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया। सो आई होप दिस मेथड इज क्लियर। नाउ आई विल स्टार्ट विथ योर नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज आई थिंक 8P, सॉरी इट इज 7P। सो लेट अस स्टार्ट विथ 7P। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ एग्जाम्पल नंबर 7P। From the following information of partnership firm of Bhumi and Geeta, determine the value of goodwill by capitalization of average profit method। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ कभी भी नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होंगे,
प्रॉफिट ईयर दिया हुआ है 13, 14, 14, 15, देन 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया है 1,78,000, 1,87,000, 1,99,000, 2,10,000 एंड 2,16,000। थोड़ा ध्यान से फिर से फिगर्स देखिए, हर साल प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। 178 में से 187, फिर 199, 210, 216, इट इज़ अ इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो जब मैं एवरेज प्रॉफिट ढूंढूंगा तो मैं वेटेड एवरेज ढूंढूंगा। देन यू आर गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन, एसेट्स ऑफ बिजनेस ₹22,60,000, लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस ₹5,60,000। नॉर्मल, बेटा यहाँ पे खाली स्पेलिंग मिस्टेक, नॉर्मल NO, wrongly it is typed NE, NO, normal expected rate of return of business is 11%। तो बेटा सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। एसेट्स 22,60,000 माइनस करेंगे लाइबिलिटीज 5,60,000। कल सुपर प्रॉफिट के टाइम पे भी हमने देखा है। सो टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यू कैन से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज। तो डिफरेंस इज नेट एसेट्स और व्हाट यू कॉल कैपिटल एम्प्लॉयड। 22,60,000 माइनस 560 इज इक्वल टू 17 लाख। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 11%। अगेन आई रिपीट, सुपर प्रॉफिट ढूंढना होता ना तो मैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढता है। इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है, खुद को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि एक बार उसकी प्रैक्टिस की वजह से हैबिट हो गई तो मेजॉरिटी बच्चे इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लिख देते हैं। और एक बार अगर आपने वो लिख दिया ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो फिगर कहीं भी काम की नहीं है। इस मेथड में उसका कहीं यूज़ ही नहीं है। तो एक फिगर लिखी हुई है जिसका यूज़ नहीं है तो आगे चल के आपको कन्फ्यूजन होगा कि यार इसका क्या करना है। सो यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। पर्टिकुलरली इस पूरे चैप्टर में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मुझे बार बार स्टूडेंट्स को हाईलाइट करना होता है, तो ये एक चीज़ कि बी केयरफुल, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं ढूंढना है। ये आपने खाली एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके रखी है, इसके बेस पे आप क्या ढूंढने जा रहे हैं, कैपिटलाइज प्रॉफिट। 11% यहाँ पे यूज़ करूँगा। बट अभी एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड की वजह से मुझे जो एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है वो डिटेल आएगा ईयर, प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट। आप चाहो तो इस टेबल के अंदर ही एक और टेबल डेवलप कर सकते हो इससे पहले, या फिर दूसरा मेथड कि आप इसके लिए एक अलग नीचे नोट बनाएंगे। इवन कल जब सुपर प्रॉफिट हम कर रहे थे तो एवरेज प्रॉफिट आपको कभी लगे कि एग्जाम्पल बहुत लेंदी हो रहा है तो वो नीचे वर्किंग में भी दिखा सकते हैं। वर्किंग इज अ सिंपल मीन्स मेथड ऑफ शोइंग द कैलकुलेशन कि आपके पास ये फिगर कहाँ से आई। आप एग्जाम में जब लिख रहे हो तो एग्जामिनर को आप प्रूव करते हो कि ये आपने गिना है, खुद गिना है। कैसे गिना है वो दिखाते हो, तो वो वहाँ भी दिखा सकते हैं, नीचे अलग से दिखा सकते हैं। इसको मैं नीचे अलग दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि इसमें सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा। तो एवरेज स्टूडेंट्स को कभी कभी ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, एक्चुअली वो है नहीं। इवन टेक्स्ट बुक में इस टाइप के एग्जाम्पल में भी यही चीज़ नीचे वर्किंग में अलग दी हुई है। आप चाहो तो अंदर ले सकते हो, देयर इज़ नो हार्म, लेकिन एक बार कॉन्फिडेंस हो बाद में वो करना। तो ये वर्किंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब एवरेज प्रॉफिट जो हम ढूंढेंगे उसके बेस पे कितनी कैपिटल होनी चाहिए वो ढूंढेंगे, उसको कहते हैं कैपिटलाइज प्रॉफिट। एक बार वो मिल जाए तो बस लास्ट स्टेप आएगा गुडविल, दैट इज नथिंग बट कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। वो आपने पहले से रेडी करके रखा है। तो इसके बाद बेटा यहाँ पे गिनती के लिए आपको 3-4 लाइन की ज़रूरत होगी, फिर गुडविल लिखने के लिए 3 लाइन की ज़रूरत होगी। तो इतना यहाँ तक लिखने के बाद लगभग 6-7 लाइन आप छोड़ देंगे और फिर ये वर्किंग स्टार्ट करेंगे। कंप्लीटेड। तो मैं आपके सामने ये वेटेड एवरेज, उसमें मैं कुछ नया नहीं सिखाऊंगा, जैसे कल दिखाया था वेटेड एवरेज वही ढूंढूंगा, लेकिन वो मैं नीचे अलग से ढूंढने जा रहा हूँ। सो कंप्लीट दिस। तो मैं नीचे दूसरी बार बोर्ड पे वो दिखा दूँ। अपने कैपिटलाइज प्रॉफिट के बाद जैसे मैंने आपको कहा लगभग 7-8 लाइन्स छोड़ देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट
गिना है। तो बेटा वो 7 लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे नोट कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये एग्जाम्पल का पार्ट है, एग्जाम्पल के अंदर एक फिगर है एवरेज प्रॉफिट, वो फिगर आप एग्जामिनर को दिखा रहे हो कि आपने कैसे गिनी है, तो दैट इज कॉल्ड वर्किंग नोट। सो नोट कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज हमने क्यों यूज़ किया उसके लिए मैंने क्लैरिफिकेशन दे दी। एग्जाम में आप ये लिख के आएंगे तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है कि एग्जामिनर को भी पता है कि आपने ये वेटेड एवरेज क्यों लिया है। एज द प्रॉफिट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एवरी ईयर, सो एवरेज प्रॉफिट विल बी कंप्यूटेड एज पर वेटेड एवरेज मैथड। फिर जैसे कल वेटेड एवरेज में मैंने टेबल बनाई थी, सेम टेबल, एवरीथिंग सेम। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट, then 2013-14 178, next year 187, then next year 199, then next year 2,10,000 and next year 2,16,000। लेटेस्ट ईयर को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। उल्टा बोलो, ओल्डेस्ट ईयर का इंपॉर्टेंस कम से कम। तो दिस इज गोइंग टू बी, ये टोटल 5 है, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, नेक्स्ट ईयर इंपॉर्टेंस 2, 3, 4 एंड देन 5। एज यू डन इट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट यू गेट। कल हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ भी किया था प्रोडक्ट, वेटेड प्रॉफिट बोलो, प्रोडक्ट बोलो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली एवरी फिगर हैज़ बीन मल्टीप्लाइड, दिस इज टोटल वेटेड प्रॉफिट, उसको मैं टोटल वेट से डिवाइड करूँगा एंड आई विल गेट एवरेज प्रॉफिट। तो आप इतना लिख लीजिए। तो मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढ के आपको मेन जो स्टेटमेंट मैंने आधी छोड़ी है उसमें लिख के पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कंप्लीटेड। आपने अभी टोटल वेटेड प्रॉफिट और टोटल वेट तक लिख लिया, देन दिस वर्किंग इज कंटिन्यूइंग हियर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये टोटल 15 साल का प्रॉफिट हो गया। 1 से मल्टीप्लाई किया था 1 साल का था, 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब वो टोटल 2 साल का प्रॉफिट हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया मतलब टोटल 3 साल का प्रॉफिट हो गया। तो 1 साल का, 2 साल का, 3 और 3 साल का और 6, फिर 4 साल का प्रॉफिट था, 6 and 4 10, फिर 5 साल का प्रॉफिट आया, 10 and 5 15। सो ये टोटल प्रॉफिट 15 ईयर्स का हुआ। इसको 15 से डिवाइड किया तो ईयरली प्रॉफिट एवरेज मिल गया। इसके बाद अपने ऊपर स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल में वेटेड एवरेज प्रॉफिट एज पर नोट नंबर 1 लिखा हुआ है। मैंने ये फिगर यहाँ पे खाली फिलअप कर ली है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। इसके बाद आपने ये फार्मूला भी लिखी है, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि ये एक्चुअल फार्मूला क्या दिखा रही है। अब क्वेश्चन में देखेंगे आपको कहा गया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन बिजनेस इज 11%। ये क्या दिखाता है, किस टाइप के बिजनेस में रिटर्न 11% होता है। तो अगर 11 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा हो तो इट इंडिकेट्स कि इस बिजनेसमैन की कैपिटल इन्वेस्टेड 100 होगी। तो अगर इसका प्रॉफिट 2,04,600 है तो उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द कैपिटल। 2,04,600 इंटू 100 अपॉन 11। बेटा ये जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से समझाया वो इधर फार्मूला बना दी इन्होंने। एवरेज प्रॉफिट दिस इज 2,04,600 अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 11%। सो जैसे मैंने आपको कहा 11% मतलब 11 अपॉन 100, डिनोमिनेटर में अपॉन 100 हो तो इधर इंटू 100 हो जाएगा। सो 2,04,600 अपॉन 11 इंटू 100। लेट अस सी इट इन द कैलकुलेटर। मैं भी गिन रहा हूँ बेटा, एक बार आपको हैबिट हो जाए। सो 100 और ये 11 एग्जाम में टाइम बचाना हो तो आप 2,04,600 डिवाइड विथ 0.11 इंटू 100 को इग्नोर करते हुए, सो 2,04,600 डिवाइड विथ 0.11 दैट इज 11%, इट इज 18,60,000।
18,60,000. This is capitalized profit, 18,60,000. ये क्या दिखा रहा है कि लुकिंग टू प्रॉफिट हम ऐसे मान रहे हैं कि इसकी कैपिटल होनी चाहिए 18,60,000. अब आप ध्यान से देखिए उसकी एक्चुअल कैपिटल कितनी है. लेट अस सी इन द क्वेश्चन. आपने ऑलरेडी देखा है कि उसकी टोटल एसेट्स थी 22,60,000 और लायबिलिटीज 560 माइनस की थी 17 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड थी. उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड 17 लाख थी. मतलब आपको विजिबल ऐसे दिखाई दे रहा है कि कैपिटल 17 लाख है. प्रॉफिट ऐसे कह रहा है कि नहीं उसकी कैपिटल 18,60,000 है. इट मीन्स जो डिफरेंस है वो एक एसेट है जो रिकॉर्डेड नहीं है. जैसे ही मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा ना इधर कैपिटल बढ़ जाएगी एंड कैपिटल विल रिप्रेजेंट इट्स ट्रू प्रॉफिट. अभी हमें कैपिटल ना तो गुडविल रिकॉर्ड करना है, खाली इसके बेस पे ये वैल्यूएशन किया जाता है. सो नेक्स्ट स्टेप गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. दैट इज अवर लास्ट स्टेप. मैं ये रब कर रहा हूँ और लास्ट स्टेप में लिख रहा हूँ. दैट इज गोइंग टू बी योर स्टेप नंबर 5. गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. So capitalized profit is 18,60,000 minus capital employed is 17 lakh. So difference it is rupees 1,60,000. It is goodwill. So goodwill is equal to rupees 1,60,000. अब अगर ये कैपिटल एम्प्लॉयड इससे ज़्यादा होती तो गुडविल विल बी ज़ीरो. गुडविल कैन नेवर बी नेगेटिव. दैट इज़ जस्ट वन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि आपके माइंड में कभी ऐसे डाउट्स भी आएंगे कि रियल लाइफ में से हो भी सकता है. बट एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, मैं अकाउंट्स 25 ईयर से पढ़ा रहा हूँ. ये चैप्टर कॉलेज लेवल पे इवन CA लेवल पे भी मैंने पढ़ाया है. तो कभी भी मैंने इस तरह से एग्जाम्पल देखा नहीं है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इससे ज़्यादा दें. एग्जाम में कभी भी देंगे नहीं. बट देन यू शुड बी केयरफुल. अगर पेपर सेटर में हूँ तो मैं तो जानबूझ के दूंगा. आई वुड लाइक टू चेक द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स. लेकिन बेटा ये मुझे इसके लिए तो वो पेपर सेटर नहीं बनाएंगे, नहीं तो मैं बहुत सारी ट्रिक्स क्रिएट कर लूँगा. सो बी केयरफुल. इफ़ द कैपिटल एम्प्लॉयड इज मोर देन the capitalized profit, goodwill will be zero. It can never be negative. Okay, so complete it.